मेरा नाम भव्या है माँ। अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी और रो रही थी क्योंकि भैया की पत्नी ने हमारी नाक में दम कर दिया था। शादी को 2 महीने ही तो हुए थे और उसे हम लोग बोझ लगने लगे थे। हमारी भाभी पूर्वी ने हमारे भाई को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था और वो चाहती थी कि हम दोनों माँ बेटी इस घर में मुंह बंद करके रहे, हमेशा हमारी भाभी की ही मर्जी चले और हम तो बस एक कोने में बैठे रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ये हमारा भी तो घर था, भैया कमाते थे। तो क्या हुआ? ये घर तो मेरे माता पिता का था। मेरे भैया मुझसे पूरे 4 साल बड़े थे। मेरे माँ पिताजी ने उनको हमेशा बहुत प्यार दिया, पढ़ाया लिखवाना, उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। हमने बड़ी उम्मीद के साथ उनकी शादी की थी, लेकिन अब जब उनकी पत्नी घर में आ गई है तो वो उसके दीवाने हो गए। पत्नी जैसा कहती है वो वैसा ही करते हैं। मेरी माँ को भी बहुत शौक था एक सुंदर लड़की को अपने घर की बहू बनाने का। उन्होंने भैया के लिए पूरे 3 साल तक लड़कियां तलाश की थीं। उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। कई बार मैंने अपनी माँ को कहा भी था कि लड़की घरेलू होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि खूबसूरत ही हो, मगर मेरी माँ ने एक न सुनी। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही तो बेटा है और मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए चांद से दुल्हन लेकर आऊंगी। अब वही चांद से दुल्हन मेरी माँ को मजे छका रही थी। मेरे पिताजी की मौत तब हो गई थी जब हम दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे। अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सब हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि हम दोनों भाई बहन ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। फिर हमारी परवरिश अकेले ही हमारी माँ ने की। उन्होंने लोगों के घरों में काम करके हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया और हमें जवान कर दिया। मेरी माँ को कुछ नहीं चाहिए था सुंदर लड़की के अलावा, और मेरी माँ का सपना पूरा हो गया था कि उनको सुंदर बहू मिल गई थी। अब जिस दिन से भाभी घर में आई थी, उसने हमसे लोहे के चने चबवा लिए थे। शादी के 1 महीने बाद जब भैया ने अपनी पहली सैलरी लाकर हर बार की तरह माँ के हाथ पर रखी, तो उसने भैया को रोक दिया और कहने लगी कि माँ जी तो बूढ़ी हो चुकी है, इस उम्र में फिजूल खर्ची भी कर सकती है। तुम अपनी सैलरी मुझे दो, अब घर का खर्चा मैं अपने हाथों में लूंगी। आखिरकार मैं इस घर की बहू हूँ। और फिर क्या था, भैया ने अपनी पूरी की पूरी सैलरी माँ को देने के बजाय अपनी पत्नी के हाथों में दे दी थी। माँ ने इस बात का विरोध किया कि ऐसे कैसे तुम अपने हाथ में मेरे बेटे की कमाई रख सकती हो। तो भाभी ने उनको पलटकर एक करारा जवाब दिया और कहने लगी कि ये मेरा पति है, आपका पति इस दुनिया से जा चुका है, इसलिए अब बेटे की कमाई आपको हिसाब से ही खर्च करनी होगी। और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानती है कि आपके बेटे की कमाई पर मेरा पूरा पूरा हक है। बस फिर उसी दिन के बाद से भाभी बदलती चली गई। मैंने तो भाभी से कुछ नहीं कहा था, मैं हमेशा खामोश रहती थी और उनके मुंह नहीं लगती थी। हाँ, मुझे बहुत अरमान था कि मेरी भाभी घर में आए, मैं उनके साथ रहूं, वो मेरे साथ हंसी मजाक किया करें, हम दोनों मिलकर घर का काम किया करें। लेकिन भाभी की सोच बहुत अलग थी। वो देखने में जैसी थी वैसा उनका मन नहीं था। शादी के बाद 2 ही महीनों में उसने मेरे भैया को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। बस उसे सारा दिन यही काम होता था कि वो हम दोनों माँ बेटी की छोटी छोटी हरकतों पर नजर रखती रहती थी, हमारी छोटी छोटी बातें पकड़ती रहती थी। मैं घर का अगर कोई कामकाज करती तो वो उसमें भी कमियां निकालती रहती थी, हालांकि वो खुद कोई काम नहीं करती थी। बस यही सदमा दिन ब दिन मेरी माँ को खाए जा रहा था और अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरी माँ पहले से ही एक बड़ी कोठी में नौकरी करने के लिए जाती थी। हम दोनों माँ बेटी को बहुत हिसाब से अपना खर्च करने के पैसे मिलते थे। मेरे तो कोई फिजूल खर्चे नहीं थे, लेकिन माँ की दवाई आती थी। भैया जानते थे कि माँ को पहले ही शुगर की बीमारी है और भैया थे कि हमारा कोई ख्याल ही नहीं रखते थे। मैं जवान हो रही थी, उन्हें मेरी शादी की भी कोई परवाह नहीं थी। अपनी शादी से पहले वो माँ को तसल्ली दिलाया करते थे कि मैं आप लोगों का हमेशा ख्याल रखूंगा। हमेशा तो दूर की बात, इतनी जल्दी ही वो बदल गए थे, तो हम आने वाले समय उनसे क्या उम्मीद लगाते। एक दिन माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई। माँ के हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। मैं डर गई और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीख सुनकर भैया भाभी कमरे से बाहर निकल आए। भैया ने जब माँ की ऐसी हालत देखी तो उन्हें फौरन ही अस्पताल लेकर गए। मैं भी उनके साथ अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरी माँ को पैरालाइज का अटैक हो गया है। पैरालाइज का सबसे पहले असर उनके हाथों पर पड़ा है। ये सुनकर तो मैं बहुत रोई थी। भाभी ने कहा था कि रो क्यों रही हो, वैसे भी तुम्हारी माँ कोई काम नहीं करती थी, सारा दिन तुम दोनों को आराम ही तो होता था।
अब भी तुम्हारी माँ को आराम ही मिल गया। भैया को चाहिए था कि वो उस समय भाभी को एक जोरदार डांट लगाए, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। हमारी माँ, जिसने पिताजी के मरने के बाद अकेले ही हम दोनों की परवरिश की थी, बहुत कठिनाइयों के बाद उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी कुर्बानियाँ मेरे भैया भूल चुके थे और अपनी पत्नी की मोहब्बत में ऐसे अंधे हो गए थे कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता था। माँ तो अब सारा दिन घर में बिस्तर से लगकर रह गई थी। भैया ने कुछ दिनों तक तो माँ की दवाइयों का खर्चा उठाया, लेकिन फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने मुझसे कह दिया कि भव्या, माँ की दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं और उनकी ये दवाइयाँ जब तक रहेंगी, जब तक वह जिंदा है, मैं उनका इलाज नहीं करवा सकता। तुम चाहो तो कहीं पर नौकरी कर सकती हो। भैया की बात सुनकर मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा था। उन्होंने ये बात कितनी आसानी से बोल दी थी। मैंने कहा, भैया मुझे यकीन नहीं आता कि आप मेरे ही भाई हों। आप तो ऐसे नहीं थे। आखिरकार आपको क्या हो गया है? आपको अपनी वो माँ दिखाई नहीं देती जिसने हमें जन्म दिया, अकेले हमारी परवरिश की? ठीक है, अगर आप माँ का इलाज नहीं करवाना चाहते तो साथ ही आपको शर्म भी आनी चाहिए कि आप कमाने लायक होते हुए भी अपनी जवान बहन को नौकरी करने के लिए कह रहे हो। मैं तो कर लूंगी अपनी माँ के लिए नौकरी, लेकिन आप तैयार रहना ऊपर वाले को मुंह दिखाने के लिए, क्योंकि जो लोग माता पिता का दिल दुखाते हैं वो कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहते। भैया ने मुझे डांट लगाई और कहने लगे कि तुम ज्यादा ही बोलने लगी हो। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, मगर आपने तो करके दिखाया है भैया। ये कहकर मैं वहाँ से हट गई थी और फिर उसके बाद मैंने कभी भैया से बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही अपनी माँ के लिए उनके आगे हाथ फैलाया। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी कमाई से अपनी माँ का इलाज करूंगी और उनको ठीक करके रहूंगी। भैया मुझे भले ही नौकरी पर जाने की परमिशन दे चुके थे, लेकिन मुझे एक बार माँ से भी पूछना था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी कोठी में काम करने के लिए चली जाती हूँ जहाँ मेरी माँ काम करती थी। मैंने माँ के सामने नजर झुकाई और धीरे से कहा कि माँ, मुझे कोठी में काम करने के लिए जाना है। भैया तुम्हारा इलाज नहीं करवाना चाहते और तुम अब किसी काम करने के लायक नहीं रही हो, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया था। ये क्या कह रही हो तुम? उनकी आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों दिखाई दे रही थी। तुम एक लड़की हो, तुम कोठी में नौकरी कैसे कर सकती हो? मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती माँ? आप भी तो एक औरत होते हुए वहां पर काम करती थी ना, तो फिर मैं वहां काम क्यों नहीं कर सकती? नौकरानी बनकर माँ कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी बेटी दूसरों के घर में नौकरानी बनकर काम करे। भले ही मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ना कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम सिर्फ जिंदा हो, किसी काबिल नहीं। होमा, मैं तुमको ठीक करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारा इलाज करवाने का? भैया ने हमारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है तो क्या हुआ? मैं हूं ना आपका सहारा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। मैंने माँ से रिक्वेस्ट की और कहा कि माह में तो यहाँ ठीक से खाने को भी नहीं मिलता। मैं नौकरी करने लगूंगी तो आपके लिए फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आया करूंगी और आपकी दवाइयों के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रही थी। मैंने माँ को समझा दिया था कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, बस आपकी जगह लेना चाहती हूँ। माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि लोग क्या कहेंगे कि हम तुमसे नौकरी करवा रहे हैं। मैंने कहा, माँ, लोगों के कहने की परवाह तो आपके बेटे को करनी चाहिए थी। मैं ये सब कुछ किसी शौक में नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपकी तरफ से मजबूर हूँ। मेरी बात पर माँ की आंखों में आंसू आ गए। भैया तो हमारा कोई ख्याल ही नहीं रखते। आपको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी, मैंने रोते हुए कहा। मेरी बात पर माँ का चेहरा सख्त पड़ गया था। मैंने उनको रोते हुए देखा। मैंने नरमी से उनका हाथ थाम लिया और कहा कि माँ, मुझे जाने दो। सब मैं मजबूरी में कर रही हूँ, किसी जिद में आकर नहीं। मैंने गहरी सांस ली और फिर मैं वहाँ से उठ गई। मेरी माँ की खामोशी मेरे लिए इजाज़त थी। मैं अगले ही दिन कोठी के बड़े बड़े दरवाज़ों के सामने खड़ी थी। मैंने एक पल के लिए गहरी सांस ली और सोचा कि ये वही जगह है जहाँ पर मेरी माँ बरसों से नौकरी कर रही थी, जहाँ की हर दीवार उनको पहचानती थी। लेकिन आज मैं यहाँ पर एक नई पहचान के साथ आई थी। मैंने दरवाज़ा बजाया
तो अंदर से एक बूढ़ी नौकरानी आई जिसने दरवाज़ा खोला। वो मुझे जानती थी कि मैं यहाँ की नौकरानी सुनीता की बेटी हूँ। उसने हैरान होकर कहा कि भव्या तुम यहाँ पर। मैंने उनको बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ उनकी जगह काम करने के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे हैरानी से देखा, फिर सर हिला दिया और कहने लगी कि अंदर आ जाओ। मालकिन जी से बात करने के लिए मुझे घबराहट हो रही थी। माँ की जगह लेना आसान नहीं था, लेकिन मैं काम करने के लिए तैयार थी। कोठी के दरवाजे पर कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन ने मेरा स्वागत किया। आलीशान फर्नीचर, खूबसूरत घर, एक से एक महंगा सामान, लेकिन यहाँ की हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। सब कुछ जैसे किसी पुराने सपने का हिस्सा हो। कोठी के अंदर दाखिल होते ही मुझे एक आवाज़ आई, यहाँ आओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे मालकिन खड़ी हुई थी। उन्होंने सख्त शब्दों में मुझे आवाज़ लगाई। मैं उनके करीब गई और उनको बताया कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। माँ यहाँ काम पर नहीं आ सकती, इसलिए उनकी जगह पर मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने माँ के मुंह से मालकिन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो उसूलों की बहुत पाबंद थी और बहुत ही गुस्से और घमंड करने वाली औरत थी, लेकिन ये सब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता था। मुझे बस काम चाहिए था, किसी भी कीमत पर। उन्होंने मेरी नज़रों में देखा और कहने लगी कि नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा कि मेरा नाम भव्या है। वो कहने लगी कि काम कर लोगी ठीक से? मैंने कहा कि जी, मैं यहाँ हर काम करूँगी। फिर उन्होंने मेरे चेहरे से नज़र हटा ली और वो सोफे पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से तुम यहाँ काम करोगी। मैंने एक गहरी सांस ली कि शुक्र था कि उन्होंने मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए और मैं खुद भी गहरी सोच में चली गई कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। एक जवान और लंबे कद का लड़का अपनी आंखों में चमक लिए रोशनी रोशनी करता हुआ वहां आया। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी मासूमियत थी, मगर कुछ ऐसा भी था जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। रोशनी तुम आ गई, वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने जल्दी से उसे नजरें झुराई और मालकिन की तरफ देखने लगी, लेकिन मालकिन के चेहरे पर उससे भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। वो फौरन उठकर खड़ी हो गई और तेज कदमों से उस लड़की की तरफ जाने लगी कि कबीर, जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ। वो लड़का एक टुक मुझे देख रहा था, जैसे वो मुझे सालों से जानता हो, जैसे सच में मैं उसकी रोशनी हूँ। मालकिन ने जल्दी से नौकरानी को इशारा किया और वो फौरन ही कबीर को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगी। लेकिन कबीर वहां से जाना नहीं चाहता था, मुंह से खचेड़ते हुए ले जा रही थी और वो बार बार यही कह रहा था कि रोशनी तुम आ गई, रोशनी प्लीज अब कहीं मत जाना। मैं हैरान होकर ये सब कुछ देख रही थी। आखिर ये हो क्या रहा है? कोठी के माहौल में पहले से ही एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन ये लड़का तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। इसको देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी और ही दुनिया में जी रहा है। तभी 19 करानी मेरे करीब आई। उसकी आंखों में मुझे डर साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से मेरे कान में कहा कि ध्यान रखना, अपना जो तुमने आज देखा है वो यहीं पर खत्म नहीं होगा। मैं घूरकर उसे देखने लगी। मैंने कहा क्या मतलब? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर देखने लगी। वो वहां से चली गई थी और मैं गर्दन मोड़कर उसे दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां कबीर को ले जाया गया था। वो दरवाज़ा उसे अंदर भेजने के बाद धीरे से बंद हो गया, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे थे। कोठी में मेरा पहला दिन ही अजीब गुजरा था, लेकिन अगले दिन जब मैं यहाँ आई तो जैसे कुछ और ही कहानी लेकर आई थी। मैंने काम में बिजी होने की कोशिश की, लेकिन मैं बार बार कबीर के कहे हुए शब्दों के बारे में सोच रही थी। इतने में ही मैं किचन से निकलकर जैसे ही बाहर गई तो मैंने देखा कि वो फिर से अपने कमरे से बाहर निकल आया था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और वो फिर मुझे देखकर चिल्लाने लगा कि रोशनी, रोशनी सुनो मेरी बात, तुम आ गई हो। वो तो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं सच में उसकी कोई खोई हुई चीज़ हूँ। मैं उसको इग्नोर करते हुए वापस किचन में आ गई थी। किचन में दाखिल होते ही मैंने देखा कि नौकरानी आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी और मुझे देखते ही वो फौरन खामोश हो गई। मैंने उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश की और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे आसपास डर की लहर दौड़ रही है। ये सब पहले भी हो चुका था। एक बार फिर से मैंने धीमी आवाज़ सुनी तो मैंने फौरन ही पलटकर देखा। इस घर की मेरी माँ के साथ की पुरानी नौकरानी जो चूल्हे के पास खड़ी हुई थी,
उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे बीते हुए समय के किसी पुराने डर को वो जी रही हो। मैंने नज़र चुराई और साफ सफाई में बिजी हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अब फिर से देखा कि वो दोनों नौकरानियां आपस में बातें कर रही थीं कि ये सिर्फ इसके साथ ही हो रहा है। जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो मुझे देखकर खामोश हो गई और अपने अपने काम में लग गई। क्या ये सब मेरा वहम था या फिर कुछ और? लेकिन नहीं, ये कुछ न कुछ तो ज़रूर था। शायद कुछ तो था जो ये लोग जानते थे, लेकिन मुझे बताने के लिए तैयार नहीं थे। शाम को मैं गार्डन की सफाई करने के लिए चली गई थी, जब एक साया मेरे करीब से गुजरा। मैंने नज़र उठाई तो देखा कि करीब अपनी गैलरी में खड़ा हुआ था, नीचे की तरफ झुककर मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी और होठों पर भी वही मुस्कुराहट थी जो पहली बार मुझे देखकर आई थी। उसने फिर कहा, रोशनी, मैं डर गई। इससे पहले मैं उसे कुछ कहती, 19 करानी जल्दी से मेरे पास आई और मेरे हाथ से झाड़ू लेकर कहने लगी कि तुम जाओ, तुम्हें मालकिन बुला रही है। उसके शब्दों में अजीब सी घबराहट थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो मुझसे नज़र मिलाकर बात नहीं कर रही थी। मैंने पलटकर गैलरी की तरफ देखा तो कबीर जा चुका था। शाम के 4 बजे तक जब मैं काम खत्म करके किचन में पानी पीने के लिए गई तो वो बोली। नौकरानी मेरे करीब आई और संभाले हुए कहने लगी कि देखो बेटी, तुम यहाँ अपना ध्यान रखो, जैसा यहाँ तुम्हारे साथ हो रहा है पहले भी किसी के साथ हो चुका है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, क्या? लेकिन वो धीमी आवाज में बात करने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे देख रही हो कि कोई उन्हें बात करते हुए सुन तो नहीं रहा, और फिर कहने लगी, वो भी नितिन की पत्नी थी। उसके बाद वो डरने लगी और खामोश हो गई और जल्दी से वहां से चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार ये हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर कोई राज दफन है और मैं इस राज के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। अगली सुबह मैं काम में बिजी थी जब नौकरानी ने आकर मुझसे कहा कि तुम्हें मालकिन बुला रही है, अभी जल्दी चलो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पहले ही यहाँ का माहौल काफी अजीब था और अब मालकिन भी मुझे बुला रही थी। पता नहीं उन्हें क्या काम पड़ गया था। मैंने अपने हाथ साफ किए और सीधा उनके कमरे की तरफ चली गई और उनके कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र सामने बैठी मालकिन पर गई। उनके चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी, जैसे वो कोई फैसला करना चाह रही हो। उन्होंने अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखी और मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। कहने लगी कि देखो, मैं सब जानती हूँ, जो कुछ भी यहाँ तुम कर रही हो। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने कहा कि मेरी बात को अच्छे से समझ लो, कबीर के पास कभी मत जाना। मैंने कहा, मैं तो वैसे भी उनके करीब नहीं जाती। उन्होंने कहा कि अच्छा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। वोट कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि कबीर दिमागी तौर पर पागल है। अगर वो तुम्हें कुछ कहे या बुलाए तो उसे इग्नोर कर देना, वरना मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से नौकरी से निकाल दूंगी। ये उनके आखिरी शब्द मेरे लिए एक धमकी थे। मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा डर था जो शायद मुझसे ज्यादा उनके चेहरे पर फैल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि अब जाओ और अपने काम में लगो। मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई थी, लेकिन बार बार मैं उलझन का शिकार हो रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मालकिन इतना क्यों डरती थी। नौकरों की खामोशी से ऐसा लगता था जैसे वो लोग कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान पर ताले लगा रखे थे। फिर से मेरे पास नौकरानी आई और धीमे से कहने लगी कि देखो, कुछ सालों पहले यहाँ नौकरानी थी। इतने पर वो खामोश हो गई। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। हम चौंक गए। मालकिन दरवाजे पर खड़ी हुई थी और हमें गौर से देख रही थी। वो नौकरानी वहां से झुककर निकल गई। फिर उन्होंने मुझे देखा और कहने लगी, बातें क्यों कर रही हो, काम पर ध्यान दो। मैं जल्दी से अपने काम में लग गई, लेकिन यहाँ जरूर कुछ ऐसा था जो मुझे कभी जानने की इजाजत नहीं दी जाती। मुझे कोठी के एक पुराने कमरे की सफाई करने के लिए कहा गया था। ये कमरा सालों से बंद था। जमीन पर मिट्टी थी और चारों तरफ मकड़ी के जाले और एक तरफ संदूक और एक बंद अलमारी खड़ी हुई थी। दीवारों पर लटकी हुई पेंटिंग्स, सब कुछ जैसे भूली बिसरी याद की तरह खामोश खड़ी थी। यहाँ सफाई करते हुए अचानक मेरी नज़र एक लकड़ी की पुरानी अलमारी पर गई। मैंने अलमारी का हैंडल पकड़ा, जो कि जंग से भरा हुआ था। मैंने जोर लगाकर उसे खोला तो अलमारी में कुछ कपड़े और कागजात रखे हुए थे। मैंने इसकी तलाशी लेनी शुरू की तो एक तरफ रखी हुई एक पुरानी सी तस्वीर मिली, जिस पर धूल जमी हुई थी। मैंने उसे अपने दुपट्टे से साफ किया और उसे गौर से देखा
तो ये किसी की शादी की फोटो थी जिसमें दुल्हन के कपड़ों में एक लड़की थी जिसने भारी जेवर और हैवी लहंगा पहना हुआ था, लेकिन चेहरा धुंधला धुंधला सा था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो या फिर समय के साथ फोटो खराब हो गई होगी। मेरे दिल की धड़कन 1 मिनट के लिए रुक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दुल्हन को कहीं देखा है। मैंने उंगलियां तस्वीर के किनारे पर फेरी, जिसे छूने से शायद कुछ याद आ जाएगा, और उसका चेहरा दोबारा से रोशनी के करीब जाकर देखा। मैं जितना ध्यान देती उतना ही ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि ये चेहरा मुझसे मिलता जुलता है। हूबहू इस लड़की की शक्ल मेरे जैसी थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। क्या ये सब सच था? फिर मुझे वो बात याद आई जब 29 करानी ने मुझसे कहा था कि यहाँ पहले भी 19 करानी थी, जिसे कबीर ने अपनी पत्नी कहा था। मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल उठने लगे। क्या लड़की का मुझसे कोई संबंध है? लेकिन ये फोटो यहाँ क्यों रखी है? और अगर ये कोई पुरानी कहानी थी तो इस कोठी के लोग इसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तभी अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से फोटो को अपने दुपट्टे से बांधकर छुपा लिया। ये राज सिर्फ मेरा था और मेरे कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ चले गए जहां कबीर रहता था। मुझे नहीं पता था कि मैं वहां क्यों जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि इस फोटो का जवाब मुझे सिर्फ कबीर दे सकता था। मालिक और मालकिन घर से बाहर गए हुए थे। पूरे घर में सुनसान छाई हुई थी। सिर्फ कुछ नौकर थे, वो भी बाहर आंगन में काम कर रहे थे। इस तस्वीर को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। कुछ तो था जो मेरे सामने था, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। मेरे सामने कबीर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मासूम भी लग रही थी और डरावनी भी। मुझे देखकर उसने कहा कि रोशनी। वो धीरे धीरे दरवाजे पर मेरे करीब आ रहा था। मैंने अपनी मुट्ठियां मजबूती से बंद कर ली। मैंने देखा कि कैसी तस्वीर उसके हाथ में भी थी। उसने तस्वीर मेरे आगे करते हुए कहा कि देखो, इस तस्वीर में तुम हो ना? मेरे पास जो फोटो थी उसमें दुल्हन का चेहरा धुंधला था, लेकिन अब इस फोटो में साफ नजर आ रहा था। ये तो सच में मेरी ही शक्ल की लड़की थी। उसने कहा कि ये तुम हो ना? रोशनी। उसने मेरा हाथ पकड़ा जैसे वो किसी सपने को हकीकत में बदलना चाहता हो। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, लेकिन उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें खो दिया था, मगर तुम लौट कर आ गई हो। सब कहते हैं कि तुम चली गई हो, लेकिन मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। मैं घबरा गई और मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मैंने कहा कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बात पर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मेरी हो और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वह अपनी हदें पार कर रहा था। कहने लगा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें याद नहीं, हमारी शादी हुई थी। हम दोनों 12 सरे का हाथ पकड़े हुए थे। मैं डर रही थी। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। शायद कोई नौकरानी थी। इस पर कबीर का ध्यान भटका। मैंने फौरन ही उसे अपना हाथ छुड़ा लिया। कबीर ने हैरानी से मुझे देखा, जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो कि मैं भाग क्यों रही हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने बिना टाइम गंवाए वहां से निकलना बेहतर समझा। तभी नौकरानी से मेरा सामना हो गया। उसने कहा कि जल्दी से यहाँ से निकलो, सब लोग वापस आ रहे हैं। मैं वहां से भागकर अपने कमरे की तरफ को आ गई थी। लेकिन ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो शुरू होने वाली थी। रात का खाना खाने के बाद जब मैं बर्तन समेटने के लिए किचन में उन्हें धोने के लिए चली गई, तो तभी उन्होंने धमकी भरे शब्दों में कुछ कहा। उस समय किचन में रोशनी कम थी और दीवार के पास खड़ी हुई नौकरानी किसी से बात कर रही थी। ऐसा पहले भी हो चुका था कि नौकरानी आपस में बातें किया करती थी, लेकिन आज मैंने उनकी बातें सुन ली थी। 19 करानी कह रही थी कि अगर इससे हकीकत पता चल गई तो इसकी जान को भी खतरा होगा। भव्य यहाँ आकर बहुत पछताएगी। उनकी बात सुनकर मैं फौरन ही घबरा गई। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं रखती थी। जरूर कोई ऐसा राज था जो सब जानते थे, सिवाय मेरे कबीर की हालत, मालकिन की सख्ती और नौकरानी की खामोशी। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। रात गहरी हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मुझे सच्चाई का पता लगा नहीं था। मालकिन की नज़र अब हर समय मुझ पर जमी रहती थी। वो जहाँ से भी गुजरती, ऐसा महसूस होता था जैसे मुझे जांचने की कोशिश कर रही है, मेरी हर हरकत पर नज़र रख रही है। पहले दिन जब मैं यहाँ आई थी तो वो बस एक मामूली नौकरानी समझकर मुझे इग्नोर कर चुकी थी, लेकिन अब तो उनकी नज़रें बेचैन थीं।
ऐसा लगता था जैसे उनकी नज़रों में कोई खतरा है, जैसे मेरी मौजूदगी उनके लिए किसी अंधे की मुसीबत का रास्ता हो। सुबह के समय मैंने महसूस किया कि वो बालकनी में खड़ी हुई थी और मुझे देख रही थी। जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो फौरन उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया और अंदर चली गई। लेकिन ये सब मेरे दिमाग में बस गया था। रात को देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैं कमरे में लेटकर करवटें बदल रही थी। तभी मुझे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोठी के इस हिस्से में इस समय कौन हो सकता था? मैंने धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखा और बाहर झांककर देखा तो मालकिन किसी से धमकी भरी आवाज़ में बात कर रही थी। वो कोई लंबे कद का मर्द था, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मालकिन उसे डांट रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने उसे कहा कि वही लड़की वापस आ गई है। उनके शब्दों में एक अजीब सा डर और गुस्सा था। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। मेरा चेहरा कौन सा चेहरा है? मैं किसकी हमशक्ल थी? मेरी समझ नहीं आ रहा था। मैं जानती थी कि कोई ऐसी हकीकत है जिसके मैं बहुत जल्द करीब पहुंचने वाली हूं। अब मैंने सोच लिया था कि मैं खुद हकीकत को जानूंगी। मैं अपने घर आई और मैंने माँ से सवाल किया, जो कई दिनों से मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए था। मैंने कहा, माँ, क्या मेरी कोई बहन थी? मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा था। मेरी बात पर उनकी आंखों में एक पुरानी तकलीफ उभर आई थी। वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, माँ, बताओ मुझे, मेरे लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उनके लबू से एक नाम निकला, नव्या। उन्होंने कहा कि नव्या और तुम जुड़वा बहनें थीं। कोठी की पहली मालकिन बेऔलाद थी और मैं उस समय माँ बनने वाली थी। दरअसल तुम्हारे पिता भी इसी कोठी में काम किया करते थे। मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया तो उन्होंने तुम्हारी छोटी बहन को ले जाकर मालकिन के गोद में डाल दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन को बहुत भागों वाली समझा जाने लगा। वो लड़की तुम्हारी जुड़वा बहन थी, नव्या, जो तुमसे 2 मिनट छोटी थी। मेरे दिमाग में जैसे एक जोरदार धमाका हुआ। जुड़वा बहन। माँ ने कहा कि जैसे ही वो कोठी में गई तो मालकिन को खुशखबरी मिल गई कि वो भी माँ बनने वाली है। लेकिन इतने में माँ की आवाज़ बोझल हो गई। माँ ने कहा कि उन्होंने 9 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म दिया तो उसमें उनकी मौत हो गई। उन्होंने बेटे को जन्म दिया था। मेरी माँ की आंखों से वो पुराना दर्द साफ नजर आ रहा था। माँ ने कहा, मरने से पहले मालकिन ने एक वसीयत की थी कि अगर उनका बेटा हुआ तो नव्या के साथ उसकी शादी करवा दी जाए, ताकि ये लड़की इसी घर में रह सके, क्योंकि वो बहुत भाग्यों वाली थी। माँ की बात सुनकर मेरी नज़र उनके चेहरे पर जम गई और दिल की धड़कन बहुत तेज थी। माँ ने बताया कि फिर कबीर पैदा हुआ और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे ये बात पता चल गई कि उसका रिश्ता नव्या के साथ लगा हुआ है और ये रिश्ता उसकी माँ ने अपने जीते जी पक्का किया था। नव्या को कोठी के अंदर बहुत ज्यादा प्यार दिया गया। मालिक भी उससे बहुत प्यार करते थे। फिर मैं खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि इसके आगे फिर मालिक ने दूसरी शादी कर ली और जो औरत आई उसने तुम्हारी बहन को उस घर की छोटी बेटी नहीं बल्कि नौकरानी बना दिया। जब कबीर और नव्या पूरी तरह से जवान हो गए तो उन दोनों की शादी कर दी गई। जी, इस पर मालिक बहुत खुश थे। लेकिन इतने पर माँ की आवाज़ टूटने लगी। माँ कहने लगी कि दूसरे मालकिन ने कभी भी नव्या को कबूल नहीं किया। फिर एक दिन माँ बिलख बिलख कर रोने लगी। नव्या मर गई। सब लोगों का कहना था कि ये हादसा था, लेकिन मैं जानती थी कि उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। माँ का सिर झुक गया था और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं जो अपने आप को हमेशा एक मामूली नौकरानी की बेटी समझती रही थी, अब जान चुकी थी कि मेरी बहन उस बड़ी सी कोठी की बेटी होने के साथ बहू भी थी। वो कबीर की पत्नी थी। उसका नाम नव्या था, लेकिन कबीर उसे प्यार से रोशनी कहा करता था। कोठी का एक एक राज खुलकर मेरे सामने आ रहा था। लेकिन अब मुझे एक आखिरी सच जानना था। आखिर मेरी बहन की मौत कैसे हुई थी? अगले दिन जब मैं कोठी में गई तो मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी वीरान जगह पर आ गई हूँ। हर चीज़ पूरी तरह से खामोश थी। मुझे अब समझ आ रहा था, वो फोटो का नौकरानियों की बातें करना और कबीर की बातें, ये सब नव्या की निशानियाँ थीं। एक समय में उसका नाम कभी इस घर में इज्जत से लिया जाता होगा, लेकिन अब उसे सिर्फ एक पुरानी धुंधली याद बना दिया गया था। मुझे पता था कि सच्चाई सिर्फ उन नौकरों के दिल में दफन थी जो सालों से ये सब कुछ देख रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं किसी न किसी तरह सच्चाई को सामने लाकर ही रहूंगी। रात के समय बाहर आंगन की सफाई करते हुए मुझे वही बूढ़ी नौकरानी नजर आई
जो पहले भी मुझे वार्निंग दे चुकी थी। मैंने उनका रास्ता रोका और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मुझे सब कुछ बताइए। मैं रो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में डर आ गया था। उन्होंने कहा कि प्लीज़ ये सब बातें मत पूछो, ये सब मत जानो। मैंने कहा लेकिन मुझे सब कुछ जानना है। नौकरानी ने चारों तरफ देखा, जैसे देख रही हूँ कि कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर मेरे करीब आकर धीरे से कहने लगी कि मालकिन, स्नेहा ने रोशनी आनी कि तुम्हारी बहन नव्या को मरवा दिया था। मैंने चौंक कर कहा कि क्यों, उसने आखिर ये सब कुछ क्यों किया? नौकरानी ने कहा कि ये उसकी सौतेली माँ है और वो ये बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी कि इस घर में 19 करानी की बेटी आकर राज करे और इस घर की बहू बन जाए। उनकी बातें सुनकर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कहा नव्या को कैसे मारा गया? नौकरानी ने डर से सिर झुका लिया और कहने लगी कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कोई कहता है कि उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया था, कोई कहता है कि उसे जहर दे दिया गया था। बस एक दिन वो मर गई और इस घर में उसका नाम लेना भी मना कर दिया गया। अब कबीर का चेहरा और उसकी जिद्दत, मुझे समझ आ रही थी वो पागल नहीं था, वो अपनी पत्नी को याद करता था। वो सब सदमे में था और जब उसने मुझे देखा तो उसे अपनी पत्नी नजर आने लगी, रोशनी, जिसका नाम उसने प्यार से रोशनी रखा था। रोशनी कहलाने का हक सिर्फ उसे था, बाकी सब उसे नव्या नाम से जानते थे। कबीर हमेशा गैलरी में बैठा रहता था और आसमान की तरफ देखता रहता था, या फिर कभी कभी वो खुद से ही बातें करने लग जाता था। वो दुनिया में होते हुए भी दुनिया से अलग था। अब मैं समझ चुकी थी कि उसके पागलपन के पीछे सिर्फ एक गहरा जख्म छुपा हुआ था। असली सदमा तो वक्त के साथ और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि उसे सच्चाई बताकर ही रहूंगी और धोखे से निकाल कर रहूंगी। अगर मैं इसकी हकीकत बदल नहीं सकती तो कम से कम उसके सामने सच्चाई तो ला ही सकती थी। एक शाम मैंने उसको गैलरी में बैठे हुए देखा। उसके हाथ में वही तस्वीर थी जो उसने मुझे दिखाई थी। मैं धीरे से उसके बराबर में जाकर बैठ गई। मैंने पूछा कि ये कौन है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर फोटो को देखने लगा। कि तुम हो? मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और थी। मेरी बात पर उसके चेहरे पर शिकन आ गई थी, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ रही हो। उसने कहा कि नहीं, तुम ही हो। मेरी रोशनी, उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें यकीन था, जैसे कोई सपना आधा टूट चुका हो मगर अभी पूरी तरह बिखरा नहीं हो। बस वो बार बार यही कह रहा था कि ये झूठ है, तुम वापस आ गई हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि तुम्हें याद है रोशनी कैसी थी, उसकी आवाज़ कैसी थी, उसका हंसने का, चलने का, बोलने का तरीका कैसा था। मेरी बात पर कबीर की आंखों में आंसू उतर आए थे, उसके हाथ कांपने लगे। फिर उसने उस तस्वीर को अपनी मुट्ठी में दबा लिया, कहने लगा कि मुझे याद नहीं आ रहा। उसकी सांस उखड़ने लगी थी। मैंने कहा याद करो कबीर, वो तुम्हारी पत्नी थी, वो तुम्हारी रोशनी थी, तुमसे बेहतर तो उसे कोई भी नहीं जानता होगा। वो अपने हाथों में बंद की हुई तस्वीर को हाथ खोलकर घुमाने लगा और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मायूसी उतरने लगी। मैं जानती थी कि एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता, मगर पहली दरार उसके चेहरे पर पड़ चुकी थी। कबीर के सपने हकीकत में बदलने वाले थे, उसे धोखे में रखा जा रहा था, लेकिन मैं अब ये धोखा खत्म करने वाली थी। पुराने कमरे में जहाँ कोई कम आता जाता था, मैं वहाँ जाकर सफाई के दौरान उस कमरे की तलाशी लेने लगी। वहाँ जो अलमारी रखी हुई थी, उसके सबसे नीचे वाले खाने में कपड़ों के नीचे एक मुड़ा हुआ लिफाफा नजर आया। मैंने उसे निकाला और झाड़ कर खोल कर देखा तो उसके अंदर एक नाजुक सा कागज था, जिस पर लिखा हुआ था, अगर ये खत कभी किसी को मिले तो समझना कि मैं खतरे में हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगी, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच को कभी छुपने मत देना। ये खत पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। कमरे की खामोशी जैसे मुझ पर हमला कर रही हो। ये खत मेरी बहन का था। वो जानती थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, उसे अपनी मौत का खतरा था और फिर वो मर गई, जैसे वो पहले से जानती हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब मेरे पास सबूत है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। उसे मालकिन ने मरवाया था, वही उसके कातिल थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना था। ये खत मेरे लिए एक सबूत था, एक सच्चाई थी जो सालों से यहाँ की दीवारों में कैद थी, मगर अब बाहर आएगी। सबसे पहले मुझे कबीर को इस सदमे से बाहर निकालना था, मगर उसे जानना था कि जिसे वो अपनी दीवानगी में पुकार रहा था, वो तो मर चुकी है। वो उसकी मोहब्बत थी,
लेकिन उसकी मोहब्बत का कत्ल हो चुका है। अब खेल खत्म होने वाला था। यहाँ हर चीज पहले जैसी थी और हवा में भी एक अजीब सी घुटन फैल गई थी। अब मैं जान गई थी कि नौकरानी आपस में कैसी बातें करती थी और अब वो मुझे देखकर बातें किया करती थी। मैं जानती थी कि इस खेल के खिलाड़ी मैं हूँ। ये सब कुछ मेरे हाथ में था। दोपहर का समय था। मैं किचन में खाने के बर्तन धो रही थी। मालकिन तेज कदमों से चलती हुई किचन के अंदर दाखिल हुई और उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। उन्होंने कहा कि तुम अभी और इसी समय यहाँ से निकल जाओ। मैंने अपने हाथ बर्तन धोने से रोक दिए और पीछे पलटकर उन्हें देखा। मैंने कहा, आखिर मैंने क्या किया है जो मैं यहाँ से चली जाऊं? वो कहने लगी कि तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है। वो गुस्से से चिल्लाई थी, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ अपना घर चलाने के लिए आई थी, मगर तुमने इस घर के मामलात में टांग अड़ाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खामोश खड़ी रही थी, लेकिन मेरा खून खौल रहा था। वो जानती थी कि मैं कुछ जान चुकी हूँ और इसीलिए वो मुझे यहाँ से निकालना चाहती थी। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि निकल जाओ। इतने में ही दरवाजे की तरफ से आवाज आई कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। हम दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर कबीर खड़ा हुआ था। शायद पहली बार वो अपने हक के लिए खड़ा होने का हौसला साबित कर रहा था। उसकी बात पर मालकिन का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कबीर उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। मैंने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। वो खुद भी पहली बार यकीन कर रहा था कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है। ये जंग अब शुरू हो चुकी थी। मालकिन का डर इस बात का सबूत था कि उनका राज्य बेनकाब होने वाला है और अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ कबीर था। मैं चलते हुए कबीर के पास गई और उसको मैंने उसकी रोशनी के हाथों का लिखा हुआ वो खत थमा दिया। जब उसने वो खत पढ़ना शुरू किया तो उसे हैरानी हुई। जैसे जैसे वो खत पढ़ रहा था, उसकी आंखों के सामने सारी सच्चाई आ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे, हाथ कांपने लगे, सांसें उखड़ने लगी। उसने कहा कि ये तो रोशनी की राइटिंग है। उसकी आवाज़ कांप गई थी। मैंने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कबीर। वो जानती थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और फिर वो मर गई। तुम्हें याद है कैसे? कबीर के माथे पर शिकन गहरी हो गई थी और उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला साया लहराने लगा। वो याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की और आंखें बंद करके बताया कि उस रात मैं घर पर नहीं था। जब मैं घर लौटा तो सब कह रहे थे कि वो सीढ़ियों से गिर गई है और उसका गला खुश हो गया था। और फिर वो रोने लगा। इतने में ही मैं बोल पड़ी और मैंने कहा, कबीर, तुम्हें पता है कि वो गिरी नहीं थी। तभी कबीर की आंखें दर्द से फैल गईं। कोई भूली बिसरी यार जो तेजी से लौट कर आ रही थी। एक झटके से उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये सब मेरी माँ ने किया है, मेरी सौतेली माँ ने। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने धीरे से कहा, सच हमेशा सामने आ जाता है, बस हम इसे देखने से इनकार कर देते हैं। कबीर ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि इस घर में माँ के अलावा कोई दूसरा नहीं था। मालकिन के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो घबरा गई। उनको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। इतने में ही मालिक भी वहां पर आ गए और कबीर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि पापा, इन्होंने ही रोशनी को मारा है। पापा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे याद है मरने से पहले बार बार रोशनी मम्मी का नाम ले रही थी। अब मुझे समझ आया कि वो सिर्फ इनका नाम लेकर इन्हें याद नहीं कर रही थी, बल्कि बता रही थी कि उसकी मौत का कातिल ये है। मगर मैंने इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की और रोशनी की मौत का सदमा मेरे दिल को इतना गहरा लगा कि मैं उसकी मौत की सच्चाई कभी तलाशी नहीं कर सका। लेकिन आज ये सब कुछ भव्या की वजह से पॉसिबल हो सका। मालिक की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती? ऐसा इन्होंने नव्या की जान इसीलिए ली है ताकि वो नौकरानी की बेटी इस घर की बहू ना बन सके और इनका सामना ना कर सके, क्योंकि ये इस घर पर अपना कब्जा करना चाहती थी। ये बात सुनकर मालिक के चेहरे का रंग बदल गया। मालकिन तो वैसे भी खामोश खड़ी हुई थी। मालकिन ने कहा, क्या ये सब सच है? मगर वो तो अपनी सच्चाई में कुछ भी बोल नहीं रही थी। मलिक ने जब उनको छोड़ने की धमकी दी तो उन्होंने अपने मुंह से सारी सच्चाई को कबूल कर लिया। वो रो रही थी और कह रही थी कि मुझे इस घर से मत निकालना, लेकिन वो एक कातिल थी और कातिल घर के अंदर नहीं रह सकता, उसकी जगह जेल है। पुलिस को बुलाकर सारे सबूत और मालकिन को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी हुई थी कि मेरी बहन को इंसाफ मिल गया।
साथ ही कबीर भी पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन वो अपनी पत्नी की मौत पर बहुत रोया था। उसकी मेरी बहन के साथ शादी हो चुकी थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन मेरे भैया भाभी को भी अपनी गलती रियलाइज हो गई, क्योंकि मेरी भाभी को अभी तक कोई औलाद नहीं हो रही थी और डॉक्टर ने कहा कि वो बे औलाद रहेंगी। इस पर मेरे भैया भाभी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ और बहन का बहुत दिल दुखाया है। शायद ये सब कुछ उनके साथ इसीलिए हो रहा है। हमारे घर का माहौल ठीक हो चुका था। भैया ने मेरा नौकरी पर जाना भी बंद करवा दिया था। कुछ दिन जब मैं कोठी में नहीं गई तो एक दिन हमारे घर पर कबीर खुद चलकर आया और उसने मुझसे शादी की बात की, मगर मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती थी। वो मेरी बहन को प्यार करता था। उसने मुझसे कहा कि मैं भले ही तुम्हारी बहन से प्यार करता था, लेकिन अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वो इस दुनिया से जा चुकी है। मुझे अपनी रोशनी तुम्हारे अंदर दिखाई देती है। क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं दोबारा से जिंदगी की तरफ लौट आऊं? फिर क्या था, मेरे घर वालों ने मुझ पर जोर डाला कि मैं कबीर से शादी कर लूं, मालिक हो। चलकर मेरा और कबीर का रिश्ता तय करने के लिए हमारे घर पर आए थे। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर मैं जो कभी इस कोठी में नौकरानी बनकर आई थी, अब इस कोठी की मालकिन बन गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।